हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम। गुड इवनिंग क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऋग्वैदिक व्यवस्था देखी थी ना, वैदिक सभ्यता पढ़ी थी। तो हम लोगों ने जाना था कि वैदिक व्यवस्था जो है वो दो भागों में विभाजित है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर क्या है, अब हम लोग ऋग्वैदिक चूँकि पढ़ चुके हैं तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक शुरू करेंगे, है ना। चलिए, तो जो हम लोगों ने देखा था कि जो वैदिक सभ्यता है ना, उसका जो कुल कालखंड है ना टोटल, तो वो माना जाता है 1500 से 600, ये ईसा पूर्व है ना। तो ये कालखंड है, इसमें क्या है 1500 से 1000 जो है ये सब ईसा पूर्व है ना। तो ये ऋग्वैदिक पीरियड माना जाता है। और इसके आगे का जो 1000 से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है ना। तो ये काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो काल माना जाता है उत्तर वैदिक पीरियड, है ना। चलिए, ये ऋग्वैदिक पीरियड है और ये है उत्तर वैदिक पीरियड। तो ये है कालखंड, है ना। उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये काल विभाजन का आधार क्या है ना, और ये क्यों विभाजित हुआ ऐसा। तो इसका जो प्रमुख आधार है तो ये जो काल विभाजन हुआ उसका प्रमुख आधार है लोहे का साक्ष्य, है ना। लोहे के प्रमाण, लोहे के साक्ष्य जहाँ से प्राप्त होना शुरू हुए वो काल फिर माना जाता है उत्तर वैदिक पीरियड, है ना। तो ये लोहे का जो साक्ष्य है उसका वो प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं ना। ये पुरातात्विक साक्ष्य कहलाएंगे, है ना। हम लोग जानते थे कि ऐतिहासिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, है ना। तो यहाँ पर ये पुरातात्विक साक्ष्य होगा लोहे का प्रमाण। तो यूपी का अतरंजी खेड़ा, है ना, ये स्थान है यूपी में, उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से कृषि के लिए, है ना, लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और क्या है, मुख्य रूप से पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र से, यहाँ से भी लोहे के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना।
तो ये दो मुख्य पुरातात्विक प्रमाण हैं कि एक है जो है यूपी का अतरंजी खेड़ा और दूसरा है पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में जो सब दफनाए गए थे, उनके साथ कुछ लोहे के अवशेष भी मिले हैं, है ना। तो यहाँ पर ये प्राप्त होता है कि लोहे का उपयोग शुरू हो गया। तो अब जो लोहे का उपयोग हुआ उससे क्या क्या परिवर्तन हुए, थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो जो मुख्य रूप से लोहे का उपयोग हुआ वो दो प्रमुख क्षेत्रों में हुआ, है ना। तो पहला क्षेत्र जो है वो कृषि का क्षेत्र है ना। कृषि में तो पहला है कृषि, ठीक है। और दूसरा क्षेत्र है जो वो है औजारों में, है ना। तो मुख्य रूप से दो जगह इसका उपयोग हुआ है ना ज़्यादा। तो पहला है कृषि। तो कृषि में क्या है कि हम लोग जानते थे कि जो ऋग वैदिक कालखंड था वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, है ना। तो यहाँ से आर्थिक संपन्नता आई जब लोहे का बहुतायत में उपयोग होने लगा, तो कृषि का उत्पादन बढ़ा, है ना। तो सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और संपन्नता व्याप्त हुई, है ना। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, है ना। तो कृषि में हलों में, है ना, जोतने के लिए लोहे के औजारों का उपयोग किया जाने लगा। और औजारों में क्या है कि मुख्य रूप से, है ना, अस्त्र औजार बनाए जाने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, राजनीतिक क्षेत्रों में विस्तार हुआ। तो राजनीतिक क्षेत्रों में विस्तार हुआ जब, तो जो क्षेत्र थे वो भी बढ़ने लगे। हम लोगों ने देखा था ऋग वैदिक पीरियड में कि यहाँ पर क्या था कि जो कबीले थे, है ना, वो पहले जब यहाँ आर्य आए तो वो कबीलों के रूप में व्यवस्थित रूप से रहना शुरू किए, है ना। तो कबीले छोटी इकाइयाँ थी, तो वो कबीले क्या कहलाते, जन कहलाते थे, है ना, जन। और उनके प्रमुख हम लोगों ने देखा था कि जनस्य गोपा उनके प्रमुख होते थे, है ना। तो ये था छोटी इकाइयाँ जन थी, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये विस्तार हो गए, है ना। विस्तार होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, जनपद कहलाएंगे, है ना, ये जनपद, ठीक है। अब ये राजनीतिक क्षेत्र में, है ना, और निवास स्थान ये सब बढ़ेंगे, इस वजह से जनपद कहलाएंगे। आगे और ये विकास होगा और ये कहलाएंगे महाजनपद। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि महाजनपद काल, है ना, तो ये महाजनपद कहलाएंगे। तो ये क्या होंगे, कबीले होंगे जो वो संयुक्त होंगे, है ना, और वो अपनी जो क्षेत्र है उसका विकास करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जनपद कहलाएंगे, ठीक है। तो औजारों का विकास होगा, उससे राजनीतिक क्षेत्र में विस्तार होगा। तो यहाँ पर जो विस्तार देखा जाता है तो ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक विस्तार हो गया था, है ना, मुख्य रूप से गंगा जमुना दोआब क्षेत्र से हम लोग क्या जानते हैं, ब्रह्मर्षि देश, है ना। इसी को क्या बोलते थे, ब्रह्मर्षि देश। तो यहाँ तक विस्तार हो गया था, है ना। और नीचे दक्षिण में विदर्भ तक, है ना, विदर्भ तक इनका विस्तार हो गया था। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि लोहे का जो उपयोग हुआ वो मुख्यतः दो क्षेत्रों में हुआ, कृषि में और औजारों में। तो कृषि में उपयोग होने की वजह से राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक विकास देखा जाता है ना। और औजारों में जो प्रयोग हुआ उससे राजनीतिक क्षेत्रों का विकास हुआ, है ना, और विस्तार हुआ। तो यहाँ पर ये हो गया।
अब चलिए हम लोग देखते हैं और मुख्य बातें क्या क्या हैं उत्तर वैदिक काल की, है ना। तो और मुख्य प्रमुख चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो था वो हम लोग देखा था कि ऋग्वेद जो था वो प्राचीनतम वेद है ना, और उसकी रचना हो गई थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पर बाकी जो 3 वेद हैं, हम लोग जानते हैं 4 वेद हैं टोटल, तो बाकी 3 वेद और जो ब्राह्मण साहित्य जो बचते हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक पीरियड में हुई, है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या हुआ, ऋग्वेद को छोड़ के बाकी तीनों वेद, है ना, सामवेद और यजुर्वेद और अन्य ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, और उपनिषद और आरण्यक, है ना। तो ऋग्वेद को छोड़ के बाकी 3 जो प्रमुख वेद हैं, है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अन्य ब्राह्मण साहित्य और उपनिषद, आरण्यक, इनकी रचना भी उत्तर वैदिक पीरियड में मानी जाती है ना। और मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, एक और चीज़ है, चित्रित मृद धूसर में भाण, है ना। ये चित्रित धूसर मृद भाड़ क्या है, ये मिट्टी के बर्तन हैं, है ना, मिट्टी की थालियाँ और इस तरह के मिट्टी के जो उपयोग की चीज़ें हैं वो, तो उनमें चित्रकला थी, है ना। और इनका कलर क्या था, ग्रे, है ना। तो ये है मुख्य रूप से, है ना, पेंटेड ग्रे। ठीक है, तो मुख्य बातें यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की इनकी रचना हुई है, और चित्रित धूसर मृद भाड़ का प्रयोग यहाँ पर प्रयोग हुआ था, इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है ना। तो हम लोगों ने देखा कि ऋग्वैदिक पीरियड देखा हम लोगों ने, है ना। फिर दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने देखी वो क्या था कि तो हम लोगों ने हम लोग अब क्या देखेंगे, राजनैतिक जीवन, है ना, उत्तर वैदिक कालीन राजनैतिक व्यवस्था, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हम लोग देखे थे कि जो कबीले थे वो जन थे, है ना, उनका विस्तार हुआ, वो अब जनपद कहलाए, है ना। तो जनों का विस्तार हो के वो क्या हो गए, जनपद। ठीक है, जनपद मतलब वो अब अपने क्षेत्र में ज़्यादा विस्तारित हो गए, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कबीले संयुक्त भी हुए, है ना। यहाँ पर प्रमाण है ना, कि जो भरत कबीला था, भरत हम लोग जानते थे, जो आर्यनार के प्रमुख कबीला था वो भरत कबीला था, ना। तो भरत कबीला और
पुरु कबीला, है ना। भरत और पुरु कबीला जो थे ये संयुक्त होकर क्या कहलाए? कुरु, कुरु कबीला, है ना, कुरु कबीला। अब ये कुरु जनपद, ये कुरु कबीला कहलाया, है ना। ये दोनों संयुक्त हो गए, है ना। और ऐसे ही एक और प्रमाण रुकी, एक क्या था? तुर्बस, तुर्बस कबीला, और क्या था? कृवि, कृवि कबीला, है ना। ये भी दोनों संयुक्त हुए और क्या कहलाए? पांचाल कबीला, पांचाल जनपद, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जनों का जनपद के रूप में विस्तार हो गया, है ना, और जो मुख्य रूप से क्षेत्र था वो बढ़ गया, है ना। तो जनपद हो गए, और भरत कबीला और पुरु कबीला, ये कबीले मिलके कुरु कबीले कहलाए, है ना। और तुर्बस कबीला और कृवि कबीला, ये दोनों कबीले मिलके पांचाल जनपद कहलाए, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं। तो अब और क्या हुआ कि जो राजनीतिक क्षेत्र बढ़े तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनमें क्या हुआ कि इनके जो प्रमुख थे वो अलग अलग हो गए, है ना। तो यहाँ पर उत्तर क्षेत्र का जो राज्य था, उत्तर क्षेत्र का, है ना। चलिए हम कॉलम बनाते हैं। राज्य, राजा, ठीक है, और क्षेत्र। तो उत्तर का जो क्षेत्र था, है ना, तो यहां पर क्या था कि उत्तर क्षेत्र कहलाता था वैराज्य, ठीक है ना। और यहाँ का जो राजा था वो कहलाता था विराट, ठीक है। दक्षिण का जो क्षेत्र था ये क्षेत्र कहलाता था भोज्य, है ना। और यहाँ का जो राजा था वो कहलाता था भोज, ठीक है। पूर्व का क्षेत्र, है ना, पूर्व का जो क्षेत्र था वो कहलाता था साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य। और यहाँ का जो प्रमुख था वो कहलाता था सम्राट, ठीक है। चौथा है कि जो पश्चिम का क्षेत्र था, है ना, वो कहलाता था स्वराज्य। और राजा कहलाता था स्वराट, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अब विस्तृत हो गए थे, है ना, जनपद हो गए थे। और जनपद के जो प्रमुख क्षेत्र थे, तो जनपद के उत्तर का क्षेत्र जो था वो वैराज्य कहलाता था और राजा का नाम था विराट वहाँ के। दक्षिण का क्षेत्र कहलाता था भोज, राजा भोज। पूर्व क्षेत्र सम्राट, साम्राज्य, राजा है सम्राट। पश्चिम क्षेत्र है स्वराज्य, राजा है स्वराट, ठीक है ना। चलिए
अब यहाँ पर क्या था, हम लोग ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में देखे तो कि जो राजा का पद था वो क्या कर्म प्रधान व्यवस्था थी, है ना। वो जन्म से निर्धारित नहीं होता था पद, और 3 प्रमुख संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। वो राजा के ऊपर क्या नियंत्रण रखती थी, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो बदल गई थी अब। और जो राजा का पद था वो अब क्या हो गया था, वंशानुगत, है ना। वंशानुगत मतलब वो जन्म से ही निर्धारित हो जाता था कि राजा का जो पुत्र है वो राजा होगा, है ना। अब ये व्यवस्था कर्म प्रधान नहीं रह गई थी, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रमाण है वो वंशानुगत व्यवस्था के प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो अन्य व्यवस्थाएं थी, है ना, सभा, समिति, सभा, समिति, विदत, इनका जो प्रभाव था, है ना, प्रभाव अब कम हो गया था, है ना, कम हो चुका था। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से राजा का पद जो है अब वो वंशानुगत हो गया है, और अन्य जो संस्थाएं हैं, राजा की सहयोगी संस्थाएं थी, जो ऋग्वैदिक कालीन में प्रमुख संस्थाएं थी, उनका भी प्रभाव अब क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर चार तरह के यज्ञ के प्रमाण प्राप्त होते हैं, है ना। राजा द्वारा 4 तरह के यज्ञ का क्रियान्वयन किया जाता था। तो 4 जो यज्ञ हैं, तो 4 जो प्रमुख यज्ञ के प्रमाण हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है राजसूय यज्ञ, वाजपेय, और चौथा है अश्वमेध। ठीक है। तो 4 तरह के यज्ञ के उल्लेख प्राप्त होते हैं। पहला है यहाँ पर राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, और चौथा है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं कि ये यज्ञ क्या है ना, थोड़ा सा इनके विषय में। पहला हम लोग देखते हैं राजसूय यज्ञ, है ना। चलिए, तो राजसूय यज्ञ क्या था, ये यज्ञ का तब किया जाता था जब मुख्य रूप से क्या था, राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, है ना। तो राजा के राज्याभिषेक के समय, राजा के राज्याभिषेक पर इसका आयोजन होता था। और इसमें क्या माना जाता था कि जो राजा है इसका इस यज्ञ के करने से उसके ऊपर दैवी शक्तियाँ, जो देवता हैं, उनकी कृपा दृष्टि उन पे होगी, है ना, राजा के ऊपर, और राजा कल्याणकारी कार्य करेगा, है ना। तो यहाँ पर दैवी शक्तियों का आवाहन किया जाता था, है ना, दैवी शक्तियों की, दैवी तो राजसूय यज्ञ मुख्य रूप से राजा के राज्याभिषेक पर आयोजित होता था, है ना। और यहाँ पर राजा के ऊपर दैवी शक्तियों के आवाहन के लिए, है ना, और उनकी कृपा के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, वाजपेय यज्ञ, है ना। चलिए,
तो यहाँ पर क्या माना जाता था कि जो वाजपेयी यज्ञ है उसमें रथ दौड़ मुख्य रूप से होती थी, रथ दौड़ का आयोजन होता था, है ना। तो रथ दौड़ में राजा का जो घोड़ा है ना, उसको उसके अन्य मित्र जो रहते थे या अन्य प्रतिद्वंदी घोड़े रहते थे, उसमें राजा का घोड़ा जीतता था, है ना, उसको जिताना पड़ता था, है ना। तो रथ दौड़ में राजा का घोड़ा है ना, तो रथ दौड़ में राजा का घोड़ा विजयी होता था और इसके लिए उनके मित्र और ये सब ऐसा कर मिलके इसका आयोजन करते थे कि राजा को जीतना चाहिए। इससे राजा के प्रभुत्व को, है ना, और जो राजा की शक्ति है उसको दिखाने के लिए मुख्य रूप से ऐसा किया जाता था, है ना। तो चलिए, ये मुख्य रूप से क्या होता था, रथ दौड़ में राजा को जिताने के लिए, ठीक है, वाजपेयी। और तीसरा है हम लोग देखते हैं अश्वमेध, है ना। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि जो राजा था तो उसका घोड़ा छोड़ा जाता था ना। घोड़ा मतलब उस घोड़े को बाहर ऐसे उसको बाहर क्षेत्रों में भेजा जाता था और ऐसा माना जाता था कि जो जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा, है ना, तो वहाँ वहाँ के क्षेत्र अब राजा के आधिपत्य में आ जाएंगे, है ना, उनमें अब राजा का अधिकार होगा। और जो उस घोड़े को रोकता था तो उसे राजा के साथ फिर युद्ध करना पड़ता था, है ना। ऐसा माना जाता है कि जो रोक रहा है वो युद्ध के लिए आमंत्रण दे रहा है और उसे अब युद्ध करना पड़ेगा राजा से, ठीक है। तो यहाँ पर राजा द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार, ऐसा मान सकते हैं कि अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु ऐसा किया जाता था, है ना। राजा अपने ठीक है, तो यहाँ पर ही हो गया अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। चलिए, अब एक प्रमुख है और यज्ञ जो था वो क्या था, अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ में क्या होता था कि ये राजा क्या करता था, इसमें इस यज्ञ के दौरान सात्विक जीवन व्यतीत करता था ना, सात्विक जीवन। और इसमें और चीज थी जैसे ब्रह्मचर्य का पालन वो करता था, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। और जो मुख्य पेय था सोमरस, उसका पान करता था, ठीक है ना। तो अग्निष्टोम जो यज्ञ है ना, तो इसमें क्या है, सात्विक जीवन वो व्यतीत करेगा, राजा रानी ये सब ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेंगे और सोमरस है ना, इसका पान किया जाएगा। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने ये यज्ञ देख लिया ना, 4 प्रमुख यज्ञ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो क्या था कि उत्तर वैदिक काल जो था उसका कालखंड देखा, है ना, और उसका विभाजन देखा कि प्रमुख क्या है, लोहे की वजह से, लोहे के जहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए वहाँ से उत्तर वैदिक पीरियड माना जाता है, तो ये देखा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने मुख्य बातें देखी और चीज़ें देखी, राजनीतिक काल देखा और राजनीतिक काल में हम लोगों ने ये थोड़ा सा यज्ञ के विषय में देखा। चलिए फिर आगे की क्लास में हम लोग फिर आगे का और देखेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू।